हमारे साथ मेहनती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो एहसन साहब, ये जो 3 दिन में हम एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, ये इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं? IMF के साथ डील हो चुकी है, अब जो थर्ड इंस्टॉलमेंट थी वो आने वाली है, तो एक मौशी स्टेबिलिटी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बेहतरी की तरफ जाएंगे हालात। देखिए बिल्कुल, ये जो प्राइवेटाइजेशन का पहले आई थिंक कि इसमें कुछ डेडलाइंस भी जो दी हुई है जून के माह की, आई थिंक कि PIA की प्राइवेटाइजेशन है। उसके बाद फिर भी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जिसमें जो एलिंग है, लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज है, गवर्नमेंट ने स्पेशली जो है फोकस किया हुआ है प्राइवेटाइजेशन के। मार्केट के अंदर प्राइवेटाइजेशन रैलीज जो हैं यूजुअली देखी गई है इन द पास्ट इज वेल। मुस्बत बात यह है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और ग्लोबल मार्केट्स भी काफी ज्यादा जो है पॉजिटिविटी की तरफ है, क्योंकि इंटरनेशनली इंटरेस्ट रेट जो है US मार्केट्स में भी जो है कटौती के जो है वो चांसेस हैं। तो आगे जो मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि इसी साल जो है वो 5% तक जो है वो इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी आ सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन को अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने जो है कंट्रोल किया है। 29% के बाद जो है इन्फ्लेशन 23% हुई है। तो आई थिंक फंडामेंटली मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। सही, लेकिन अब एहसन साहब, ये जो इंटरेस्ट रेट इस बार कम होने की तवक्को थी वो नहीं हुआ। ज़ाहिर है इनिशियल डेज हैं अभी गवर्नमेंट के, कितना प्रेशर होगा अगली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए, और अगर इसमें कोई माइनर से भी कमी आ जाती है तो वो फिर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट्स क्रिएट करेगा? देखिए, रियल इंटरेस्ट रेट अभी भी नेगेटिव है। 23% आपकी इन्फ्लेशन लास्ट रिकॉर्ड हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 6% तक इन्फ्लेशन एक माह के अंदर जो है वो कम हो गई। और उसके बाद हमने ये भी देखना है कि अगर ये चीज़ कंटिन्यू हुई, यानी कि हर माह 2 या 3% से अगर इन्फ्लेशन कम होती है, तो इसी जो है मिकदार से जो है वो हमने इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी देखनी है। अभी इस वक्त इन्फ्लेशन चूंकि डिस्काउंट रेट से ज़्यादा है, तो इनिशियली कोई नहीं नज़र आ रहा जब तक डेटा ऐसा नहीं प्रोवोक करे। अनफॉर्चुनेटली कुछ चैलेंजेस ये भी हैं कि पावर टैरिफ के इजाफा होता जाएगा। प्रोग्राम में काफी डिफिकल्ट होगा इंटरेस्ट रेट जो है वो कोई इमीडिएटली जो है उसके अंदर कोई कमी हो, बट इस साथ में तो देयर आर गुड चांसेस कि जो इस साल के अंदर हम जो है उसके अंदर कटौती देखें। आगे जाकर कोई 3-4 महीने के बाद इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आएगी, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम होगी। ठीक है। और एहसन साहब, अगर ये प्राइवेटाइजेशन वाला मामला स्मूथली चलता है और जून तक कामयाब हो जाती है गवर्नमेंट PIA को प्राइवेटाइज करने में, तो उसके भी बेहतर असरात सामने आ सकते हैं। इस वक्त PIA के शेयर्स की जो वैल्यू है वो इस वक्त बढ़ रही है खासी। जी बिल्कुल, ये तो एक स्पेल होता है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन इनफ्लोज मार्केट्स में आना शुरू हो जाते हैं। रुपये की स्टेबिलिटी एक मेजर रीजन है, फॉरेन इनफ्लोज आ रहे हैं, और स्पेशली जब ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ हमने देखा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आई, तो ये एक मेजर रीजन था कि फॉरेन इनफ्लोज पाकिस्तान मार्केट का रुख किए। रेमिटेंसेस के अंदर जो है ग्रोथ है। अपेरेंटली नजर आ रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान मार्केट को जो है वो लीड कर रहे हैं। ये है कि मार्केट MSCI ने रिसेंटली किस कंपनीज को ऐड किया था, उसके बाद जो है वो फ्रंटियर मार्केट में, चूंकि हमारा वेट जो है 3% से ज़्यादा है, ज़्यादा इंटरेस्ट जो है फॉरेन इन्वेस्टर का है, जो कि प्रोवोक कर रहा है लोकल इन्वेस्टमेंट को। सही। और ऐसा सब इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं, मार्केट 66, 67, 68,000 तक भी गई है। आज से 2.5-3 माह पहले भी ये सूरत हाल पैदा हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर एक डाउनफॉल आया था। तो ये जो स्टेबिलिटी इस बार वाली है, ये कितनी लॉन्ग टर्म है? ये भी उस तरह का कोई बबल तो नहीं है कि एक बार फिर हम 60,000 से नीचे जाते भी देखें, इंडेक्स अचानक डाउनफॉल का शिकार हो जाए? देखिए, ये रिकॉर्ड हाई क्लोज है मार्केट का, और आई थिंक कि इसकी वजह यह है कि हमने देखा है कि जो रिकॉर्ड हाई क्लोज जो होता है यूजुअली इसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और आगे एक्सपेक्टेशन है कि पॉलिसी रेट के अंदर भी कटौती होगी, और जिसकी बेसिस पे इन्वेस्टर पोजीशंस बिल्ड अप कर रहे हैं। सही। और जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आती जा रही है, तो उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इस वक्त मार्केट पर कितना असर पड़ रहा है? जब ये गवर्नमेंट इन मेकिंग थी, उस वक्त हम देख रहे थे कि मार्केट बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार थी, तो अब वो गैर यकीनी के बादल ऑलमोस्ट छट चुके हैं। जी बिल्कुल, ये पोस्ट इलेक्शन रैली है, और इसका मेजर रीजन इस रैली का यही है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो हुई है। हमने देखा केयर टेकर गवर्नमेंट ने काफी इकदाम किए, रुपये को स्टेबलाइज किया, और फिर जाहिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर आए, और फिर हमने सबसे बड़ी बात देखी कि IMF के प्रोग्राम जो है उसका फर्स्ट रिव्यू जो है वो कंप्लीट किया। अब सेकेंड रिव्यू कंप्लीट है, $1.1 बिलियन रिसीव होने हैं। उसकी आवक पर जो है रिकवरी है जी। अर्निंग्स अगर आप देखें तो रिकॉर्ड अर्निंग। ठीक है, ऐसे साहब आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही, आपको रिकनेक्ट हम कर दी, अब आ रही।
रिकनेक्ट करते हैं एहसन साहब आपको। हम एहसन मेहंती साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं कि ज़ाहिर पॉलिसी आ रही है, गवर्नमेंट अब अपने इनिशियल डेज में आगे बढ़ रही है, पॉलिसी मेकिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ अब मामला जा रहे हैं और कुछ इदारों को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। PIA उसमें सरफहरिस्त है और इसके फिर अब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी मार्केट पर इस वक्त क्रिएट हो रहे हैं। पिछले 3 दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी इस तेज़ी का और स्टेबिलिटी का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। 3 दिन में 1300 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। एहसन मेहंती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, ये इस वक्त हम 66,000 की हद को अबूर कर चुके हैं। इंडेक्स जो स्टॉक मार्केट का है, ये इसमें अभी मजीद ईद के बाद या ईद से पहले ये इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है? ये 70,000 से अबव इसमें जाने की अभी कैपेसिटी है? एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन मेहंती साहब हमारे साथ मौजूद थे, MD and CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, और कह रहे थे कि आगे अभी मजीद इजाफे की गुंजाइश है, लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट को अभी कुछ मजीद ऐसे इक़दाम भी उठाने पड़ेंगे जिससे पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन को बेहतर किया जा सके। और इस वक्त टैक्स चोरी सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है और नए वज़ीर ख़जाना इस पर बार बार बात भी कर रहे हैं। सालाना 3,000 अरब की टैक्स चोरी हो रही है, इसको कैसे रोका जाए और इस लीकेज को रोके बगैर क्या पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करना मुमकिन होगा, और ये करना है तो फिर किस नौइयत के इक़दाम उठाने होंगे। चूँकि जून में IMF के साथ एक और बड़ा मुआहिदा होना है और उस मुआहिदे से पहले IMF को कन्विंस करने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम लेने होंगे कि जिससे फिर IMF बड़ी आसानी के साथ एक बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान को दे दे। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं, उनसे ज़रा इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त नए वज़ीर ख़जाना आए हैं, इनके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस आप क्या देख रहे हैं? हम एनर्जी टैरिफ में मुसलसल इजाफा देख रहे हैं, टैक्स चोरी एक बड़ा इशू है, अब ये 3,000 अरब रुपए की जो लीकेज है टैक्स की, इसको कैसे कवर किया जा सकता है? क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने की ज़रूरत है इस वक्त? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, इस वक्त जो वज़ीर ख़जाना साहब को दो चैलेंजेस हैं। एक, इसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं ट्विन डेफिसिट। एक तो आपके अंदरूनी जो हालात हैं वो बड़े अजीबो करीब से हैं, हमारी जो रेवेन्यूज़ हैं वो बहुत कम है और टैक्सेस हमें मज़ीद बढ़ाने हैं, और इसी तरह से हमारे जो एक्सटर्नल जो अकाउंट्स हैं उसमें भी चीज़ें कुछ बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन टैक्स के हवाले से मैं बात करूँगा, माजी में भी बहुत ज़्यादा इस बारे में चीज़ें डिस्कस की गई हैं लेकिन कुछ नहीं किया गया। नंबर 1 ये कि टैक्स के प्रोसेस को डिजिटलाइज किया जाए। शब्बर जैदी साहब ने भी इस पर बात करने की कोशिश की थी, मिफ्ता साहब ने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इस मामले में कोई बहुत खातिर खा कोई स्टेप्स नहीं लिए गए थे। तो मेरा ख्याल ये है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि जो पूरे का पूरा प्रोसेस है टैक्स कलेक्शन का, उसको कम्प्लीटली डिजिटलाइज किया जाए। अभी एंड टू एंड बहुत सारे सिस्टम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके थ्रू टैक्स का पूरा प्रोसेस, जिसमें एक बिजनेसमैन किस तरह से अपनी बिजनेस की रिटर्न्स फाइल करता है, वहाँ से लेके सबमिशन से लेके कलेक्शन तक पूरा एंड टू एंड टैक्स को उसको डिजिटलाइज कर दे, नंबर 1। और कोशिश ये की जाए कि उस डिजिटलाइजेशन के साथ कोई पेपर वर्क ना ऐड किया जाए, क्योंकि अब ये हो रहा है जो भी थोड़ा बहुत डिजिटलाइज किया गया है कि एक तरफ तो आपको कंप्यूटर यूज़ करके या जो डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आप टैक्स अपना दे रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको कागजी कार्रवाई भी करना पड़ती है। तो ये जो डुअल प्रोसेस है, मैं ये समझता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस है वो इसलिए रखा गया है ताकि वो करप्शन के लिए या वो जो लूप होल्स रखे जाएँ। तो नंबर 1 ये कि तक हम अपने टैक्स कलेक्शन को नहीं बढ़ा सकते। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, जितने ज़्यादा जहाँ पे टैक्सेस इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे कंप्लीट एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन है और उस डिजिटल प्रोसेस के थ्रू आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, टैक्स की लीकेज का खतरा बहुत कम हो जाता है। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे जो टैक्स कलेक्शन करने वाले इदारे जहाँ पर वहाँ करप्शन मौजूद है, वहीं पे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ज़रूरत है। आप देखें कि हमारे पास जो FBR ये जो दूसरे टैक्स इकट्ठे करने वाले झैली इदारे हैं, उनके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो खुद ही टेक्नोलॉजी से नाशना है। वो लोग जो थोड़े बहुत ईमानदार भी हैं, अगर वो टैक्स इकट्ठा करना चाहते हैं या वो कुछ मदद करना चाहते हैं तो वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी अपनी कैपेबिलिटी ह्यूमन कैपिटल इस लेवल का नहीं है कि उसको देख सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो दूसरा इवन शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में काम किया जा सकता है वो कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए FBR में, और जो दूसरे इदारे वहाँ पर पुराने लोगों के बजाय जो नए लोग हैं, नए यंग ग्रेजुएट्स को वहाँ पे उनको एम्प्लॉय किया जाए, उनको टारगेटेड जो प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग करने के बाद उनको स्किल एनहेंसमेंट वहाँ पे की जाए। दूसरी ये बात। तीसरा ये कि देखें, ये आज का मसला नहीं है, अगर आज से 10 साल पहले भी देखें तो पाकिस्तान में
टैक्स लीकेज 2000 अरब से ज़्यादा ही रही है और ये बतदरीज बढ़ती ही जा रही है। उसकी एक वजह ये भी है कि हमारा जो टैक्स देने वाला तबका है ये खुद भी टैक्स नहीं देना चाहता, और इसमें मैं बिलखुसूस मैं उन लोगों को शामिल करूँगा, हो सकता है मेरे कोई दोस्त नाराज़ भी हो जाए, जो रिटेल सेक्टर है हमारा, जो छोटे और दरमियाने, स्पेशली जो दरमियाने दर्जे के जो ताजिर हैं वो इसमें शामिल हैं। वो खुद करप्शन या ब्राइबरी ऑफर करते हैं जो टैक्स इकट्ठे करने वाले हज़रात हैं उनको, जिसकी वजह से, और वो जाहिर है कि अगर आपने 100 रुपये टैक्स देना है तो उसको 100 में से 10 रुपये टैक्स इकट्ठे करने वाले को दे दिए और 90 रुपीज़ उसमें से बचा लिए जाते हैं। तो करप्शन के हवाले से जो ये मीडियम, मैं समझता हूँ जो रिटेल लेवल पे और जो होलसेल लेवल पे या डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे जो करप्शन है उसको भी इमीडिएटली कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका मतलब शुजात साहब, ज़ाहिर है एक तो ये 2 वे प्रोसेस है और दोनों अतराफ से ही थोड़ी सी ज़रा इस्लाहात की और राह रास्त पर आने की ज़रूरत होगी। लेकिन ये भी बताइएगा कि ये टैक्स कलेक्शन तो हर साल हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन ये बोझ उन्हीं लोगों पर बढ़ रहा है जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए इस वक्त किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत होगी? चूँकि हर बार हम हर गवर्नमेंट से सुनते हैं कि उसकी प्रायोरिटी होती है टैक्स नेट को बढ़ाना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल नहीं हो पाता है। देखें, अगर आप टैक्स के ब्रेकअप को देखें तो आपको हैरत होगी कि टैक्स 2 सोर्सेस से बढ़ रहा होता है। एक तो आपकी जो इंपोर्ट के ऊपर जो आप कस्टम ड्यूटीज या जो इस तरह की जो टैक्सेस पे करते हैं वहां से, और दूसरा जो आप आमदनी वाले तबके से जो कि सैलरीड क्लास है उनके ऊपर आप टैक्स लगाते हैं और वो बढ़ाते जाते हैं, वहाँ से टैक्स बढ़ रहा होता है। अगर आप पिछले 10 सालों का या 15 सालों के टैक्स ब्रेकअप को देखें तो वो टैक्स जो कि इन दोनों क्लासेस के या इन दोनों कैटेगरीज के अलावा उसमें कोई खातर का इजाफा नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि जब तक हम डायरेक्ट टैक्सेस को एक्सपेंड नहीं करते उस वक्त तक डेफिनेट टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ सकती। तो इसका अगेन टैक्स बेस को बढ़ाने के हवाले से बहुत पहले भी इकदाम किए गए थे। इसाक डार के ज़माने में उन्होंने भी इकदाम किए। शब्बत ज़ैदी ने बहुत सारे ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए थे जो कि टैक्स नहीं दे रहे लेकिन वो उनको टैक्स देना चाहिए। तो सिंपल ये कि आप बजाय इसके कि आप डंडा लेके उनके पीछे हो जाएं, एक निगोशिएट करें कि भाई देखें, आज से पहले आप टैक्स नहीं दे रहे थे, लेट्स बाईगॉन बी बाईगॉन, अभी से आप टैक्स देना शुरू कर दें। उनको एक काइंड ऑफ एमनेस्टी दे दें इन द पास्ट के ठीक है आपने पास्ट में टैक्स नहीं दिया लेकिन अब से आप टैक्स देना शुरू कर दें और रेगुलरली आप बेहतर तरीके से टैक्स उसको को यकीनी बनाएं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतर होंगी। एक एलिमेंट ये भी है, बहुत सारे लोग टैक्स देना भी चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट ना होने की वजह से और इस डर से कि कहीं हमें ऐसी कार्रवाइयों का निशाना ना बनाया जाए, वो टैक्स नहीं देते हैं। और डॉक्टर साहब, एक एंगल ये भी है कि लोग ये भी सोचते हैं कि हम ये पैसा दे तो रहे हैं लेकिन वो लगेगा किस जगह, हमारे टैक्स के पैसे के बदले हमें कोई फैसिलिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके इश्यूज़ सॉर्ट आउट होंगे नहीं होंगे, तो फिर ये सोच भी लोगों को टैक्स देने से रोक रही होती है। तो फिर इसका हल तो गवर्नमेंट को ही कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। देखिए, इसमें ये कि एक तो ये बहुत अरसे से बहुत सारे मईशतदान ये कह रहे हैं कि जो लोग टैक्स देते हैं उनको किसी तरह की कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि चाहे आप अगर जो हायर टैक्स पेयर्स हैं आप उनको कुछ प्रायोरिटीज़ डिफरेंट जगहों पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में किसी न किसी तरीके से उनको एक्नॉलेज किया जाए ताकि वो उनको पता चले कि हाँ जो हम टैक्स दे रहे हैं उसका हमें फ़ायदा हो रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो आपने अभी बात की कि बहुत सारे टैक्स पेयर ये भी कहते हैं कि इस वक्त आपका पॉलिसी रेट कोई 22-23% है, तो गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है सेंट्रल बैंक से। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट जो बोरोइंग करती है उसके अगेंस्ट 22-23% जो कर्जा पे कर रही होती है वो जो मुल्क में 30-40 बैंक से उनको दे देते हैं। इट मीन्स कि जो टैक्स पूरे मुल्क से इकट्ठा होता है वो टैक्स गवर्नमेंट कर्जे की मद में 20, 25, 30 बैंक्स को दे देती है और उन बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ रही है, बाकी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा एक मखदूश हालत में है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी नहीं लेकिन आइंदा आने वाले चंद महीनों में गवर्नमेंट को पॉलिसी रेट के हवाले से भी कुछ नज़रसानी करनी होगी क्योंकि 22-23% पे और अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो 25-26-27% पे कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इतनी होगी तो पाकिस्तान में बिजनेस करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है को देखने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर शुजात साहब, हुकूमत को ज़ाहिर है बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं और ये चैलेंजेस एक आम शख्स के लिए भी बढ़ते जा रहे हैं चूँकि अब दवाएं भी महंगी होने की बात एक बार फिर हो रही है। इससे पहले भी कई बार दवाओं की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अब फार्मा एसोसिएशन के सरबरा ने खबरदार कर दिया है और कीमतों में जो इजाफा है उसका नुकसान मरीज़ ही उठाएगा, ये कहना है कैसर वहीद साहब का। शेख कैसर वहीद साहब जो साबिक चेयरमैन PPMA के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि कौन कौन सी दवाओं में और कितना कितना अब इजाफा होने जा रहा है और क्या एक आम सारिफ की क़ुव्वत ख़रीद में ये दवाएँ रह पाएंगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख कैसर वहीद साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ये बताइएगा कि अब ये जो इस वक्त कीमतों में इजाफा है ये किस बुनियाद पर किया जा रहा है और किस किस दवा में कितने फीसद इजाफा होने जा रहा है? देखें, सबसे पहले तो ये दो तरह के मामला हैं। एक है हार्डशिप केसेस
जो कि तकरीबन 2 साल से पेंडिंग थे सरकार के पास, जिसमें आप देख रहे हैं कि वो अद्वियात जो बनाना मुमकिन नहीं रहे थे दवा साझेदारों को, कि कॉस्ट फैक्टर की वजह से कि रॉ मटेरियल बड़े महंगे हो गए या पाकिस्तान का रुपया डेप्रिशिएट हो गया। आपने देखा कि ये 200 से 180 से डॉलर तकरीबन 300 और 350 तक का तो ये हार्डशिप केस बन गए। तो मिनिस्ट्री ने 2 साल तक वो रैप ने इवेल्युएट करके सरकार को भेज दिए कैबिनेट अप्रूवल के लिए, लेकिन कैबिनेट ने अप्रूवल नहीं दी। उसकी वजह से अद्वियात की बेताशा शॉर्टेज हो गई, जिसमें आपने देखा कि डायबिटीज़ की इंसुलिन वगैरह, टैग्रॉल वगैरह जैसी दवाइयाँ, एपिलेप्सी की और लाइफ स्टाइल दवाइयाँ जिनको हम कहते हैं कि रेली जान बचाने वाली अद्वियात, वो बाजार में इस वक्त भी नापैद है। दूसरा मामला ये हुए कि कंपनियों ने ये कहा कि भाई इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया में, प्रोस्ट में, बराबर वाले मुल्क में, बांग्लादेश में और दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि वो अद्वियात को सरकार उनकी कीमतों का तयन या कंट्रोल करती है जो अपना एसेंशियल होती है WHO की एसेंशियल लिस्ट के मुताबिक। मुख्तलिफ मुल्कों के इदारे अपने भी एसेंशियल लिस्ट बनाते हैं जो कि बड़े ही वो मॉलिक्यूल होते हैं जो बेसिक नीड होती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग एनी पेंडेमिक और ड्यूरिंग वो एसेंशियल दवाओं का तयन WHO ने एक लिस्ट जारी की हुई है जिसके मॉलिक्यूल हैं तकरीबन। पाकिस्तान ने भी अपनी एसेंशियल लिस्ट ड्रैप ने भी जारी की है। तो इंडस्ट्री का मुतालबा था कि सिर्फ एसेंशियल ड्रग लिस्ट की जो दवाओं की कीमतों का तयन है वो सरकार करे या ड्रैप करे, क्योंकि ड्रैप हम समझते हैं कि हमारी जब हमने ड्रैप बनवाने की कोशिश की थी 18वीं तरमीम के बाद, तो हमने कोशिश की थी कि ड्रैप को इंडिपेंडेंट किया जाए। अच्छा। लेकिन आपको बता दें ब्यूरोक्रेसी कभी भी किसी इदारे को आज़ाद होने नहीं देती। इसी वजह से ड्रैप इस वक्त एक उजूल मुअत्तल हुआ है, उस तरह फंक्शन नहीं कर पा रहा जिस तरह ड्रैप को फंक्शन। तो शेख साहब ये कह रहे हैं कि बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो कि बनाना महंगा पड़ रहा है और उसकी वजह से फिर वो मार्केट से भी शॉर्ट हो जाती हैं, लेकिन हम कुछ फार्मूले ऐसे देखते हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज बना रही होती हैं और एक कंपनी वही फार्मूला सस्ता बेच रही होती है, एक कंपनी महंगा बेच रही होती है। तो फिर यहाँ पर ये कीमत का फ़र्क क्यों आ रहा होता है? एक आम सारिफ जब कोई भी दवा खरीदने जाता है तो उसके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन सेम फार्मूले के मुख्तलिफ कीमतों में रख दिए जाते हैं, तो वहाँ पर ये फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं है? देखिए हर इदारे के साइज पे हर इदारे के कॉस्ट फैक्टर डिफरेंट है। आप एक इदारे के दूसरे इदारे के साथ कॉस्ट फैक्टर मिला नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। कोई इदारा कहाँ से माल मंगा रहा है, कोई कहाँ से माल मंगा रहा है, हर एक की अपनी इवैल्यूएशन है। कोई कहता है कि मैंने 1 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया मटेरियल मंगाने, उसका कॉस्ट फैक्टर है। कोई सिर्फ 1 महीने के लिए मैं करे, उसका कॉस्ट फैक्टर अलग है। तो ये हर इदारे के अपना बिजनेस मॉडल होते हैं जो कि आप लेकिन शेख साहब अगर ड्रैप किसी एक फार्मूले के लिए कीमत का तयन करेगा तो वो तो सबके लिए एक जैसा करेगा ना, वो फिर ये छूट तो नहीं देगा कि हर इदारा अपने अपने तौर पे कीमत का तयन करता रहे। मैं कीमतों के तयन का सिर्फ बताना चाह रहा हूँ आपको आवाम के लिए कि आपके नाज़िर और हाज़रीन इस बात को देख लें कि में जी शेख साहब को आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ यहाँ पर। शेख साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे थे कि कीमतों का तयन किस तरह किया जाता है और ड्रैप किस तरह से तयन करता है। शेख साहब बताइएगा ज़रा, आपकी बात अधूरी रह गई थी कि ये कीमतों के तयन से मुतालिक जो आप वजाहत कर रहे थे। जी, दवाओं की कीमतों का तयन पड़ोसी मुल्क जो इंडिया है और बांग्लादेश है, उनकी जो वो दवा होती है, यानी कि कोई भी दवा, पैरासिटामोल फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं दर्द की दवा की, उसकी जो वहाँ कीमत है बांग्लादेश में और इंडिया में, उसको एवरेज आउट कर लेते हैं, नहीं जमा 2 डिवाइडेड बाई 2, तो जो एवरेज आती है वो पाकिस्तान में उसका बेसिस बनाया जाता है। अच्छा, कोई नई दवा आती है जैसे कैंसर की कोई नई दवा आ गई, ब्लड डिजीज कोई नई दवा आ गई, उसका तयन लिया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में उसका तयन क्या है और फिर वो बास्केट ऑफ प्राइसेस के साथ तयन किया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान अपना तयन उस तरह करता है कि दुनिया में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, दुनिया में उस दवा का तयन क्या है, कीमत का तयन क्या है, उसके बाद पाकिस्तान में वो फार्मूला लगाया जाता है। इसीलिए आप ये देखें कि मैं एक बात बड़े दावे के साथ करता हूँ और ये फैक्चुअल भी है और डेटा के साबित हो गया कि पाकिस्तान में 90% से ज़्यादा अद्वियात दुनिया से सस्ती पॉसिबल, इसका बार जिक्र किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख असर वहीद साहब, साबिक चेयरमैन साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।